वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन पर जहां पर हम लेकर आ गए प्रीवियस ईयर पेपर के हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन जो है मैथ्स के लिए खासतौर से। पिछली क्लासेस में हमने देखा होगा कि हमने 2014 के जितने पेपर, उस पेपर के अंदर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उसको 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लेकर आ गए थे। और इस वाले पार्ट को भी, मतलब जो 2016-17 का पेपर है, इसके मैथ्स वाले पार्ट सोल्यूशन को हम लेकर आएंगे पार्ट्स में। तो पहला पार्ट जो है वो आपके सामने हाजिर है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कारण ये है कि इसको सॉल्व करने का कारण ये है कि आपकी तैयारी का लेवल कितना बेहतर है मैथ्स के लिए, वो आप इससे जज कर सकते हैं। और अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मैथ्स में जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल क्या होता है और आपको किस तह पे जाके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे जो आप ये क्लास को देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ लिए एक तरफ से नहीं बल्कि 2 तरफ से हेल्पफुल हो जाती है। तैयारी का जायजा ले लीजिए अपनी, और तैयारी कैसा करना है इसका एक रोड मैप बना के रख लीजिएगा। दोनों चीज़ें यहाँ से होती है। इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद हम जो आएंगे वो लाइव क्लास लेकर आएंगे, पूरी की पूरी किसकी, मैथ्स के MCQ वाली। तो वहाँ पर भी आपको लगातार अपनी मौजूदगी और प्रेजेंस को बनाए रखना है, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाली टॉफ़ी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर का संख्या का 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर है तो नीले रैपर कितने होंगे। अब देखिए जो सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको वो मैं बहुत सिंपल तरीके से, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से बताऊँगा, ठीक। इसका ये मतलब नहीं कि हम शॉर्टकट नहीं बना सकते, इसका मतलब नहीं कि हम शॉर्टकट नहीं बता सकते आपको, बट क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर पे जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं और उनको एक कनेक्शन बन जाता है, तो उस तरीके से वो चीज़ों को इजीली ग्रैब कर पाएंगे कि हाँ ये शॉर्टकट से चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन जो बच्चे, जैसे कि हम इस ओपन एंड प्लेटफॉर्म पे रखे हैं जहाँ पर यूट्यूब के अंदर पे कब कोई भी वीडियो दे सकता है, तो उसको मैं वो तरीके से बताऊँगा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, ताकि समझ में सबको आ जाए। क्योंकि 10वीं तक के क्वेश्चन है ये, और हमने लगभग एक तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। तो उस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होती है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है टॉफीज विद रेड, वाइट एंड ब्लू कलर। तो 3 तरह के रैपर वाली यहाँ पर क्या रखी हुई है, टॉफी रखी हुई है। कौन सी है सर, रेड है, वाइट और ब्लू है, एक जार में रखी हुई है। द नंबर ऑफ रेड रैपर, जो लाल कवर वाली टॉफियाँ हैं, लाल रैपर वाली कॉफियाँ हैं, वो किसका है, ये 4/5 है किसका, वाइट वालों की, इज इक्वल टू 4/5 किसकी सर, वाइट की, सफ़ेद वाले की 4/5 गुना है, ठीक है। और जो सफ़ेद रैपर वाली जो संख्या है, यानी कि जो वाइट टॉफीज़ है वाइट रैपर वाली, वो क्या है, वो 3/4 है किसका, तो बोलना वो ब्लू रैपर की, यानी 3/4 किसका, तो बोलना ब्लू रैपर वाले का। और ये बता दिया कि उस जार के अंदर पे टोटल 470 रैपर हैं, यानी कि अगर मैं रेड को, अगर मैं वाइट को और ब्लू रैपर को जोड़ूं तो मुझे 470 प्राप्त होगा। ये बात समझ में आ गई। तुम्हारे पास 1, 2, 3 इक्वेशन है और तुम्हारे पास 3 अननोन है, तो ये तो बात तय हो गई कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बात तय हो गई। अब क्योंकि मेरे पास इस इक्वेशन में तीनों अलग अलग चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि किसी एक के फॉर्म में सबको ले आता हूँ, ठीक है, किसी एक के फॉर्म पे ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा सर, R इज इक्वल टू 4/5W, और W बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो मैं R की जगह पर 4/5W रखूँगा और W की जगह पर मैं 3/4B कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/5B, यानी कि मैं R के स्थान पे 3/5B लिख दूंगा। तो कोई दिक्कत, बोला सर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। W मतलब कितना, W लिख रहा हूँ मैं B के टर्म्स में, तो कितना हो जाएगा, W की जगह मैं 3/4B कर दूंगा और प्लस B कर दूंगा, बराबर कितना आ जाएगा, 470 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, ब्लू रैपर कितने हैं, तो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करिए, ब्लू निकाल दीजिए। लघुत्तम कितना आ गया मित्र, तो बोलना सर लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर आपका 20। ये कितना हो जाएगा, तो बोलना ये हो जाएगा सर 12B प्लस 15B और प्लस ये हो जाएगा 20B बराबर 470। कितना हो जाएगा, ये हो गया 27 और 20 हो जाएगा 47B बराबर 470 गुणा 20। तो B कितना आ जाएगा, तो बोलना सर B आ जाएगा 200, यानी कि जो ब्लू रैपर है वो इस जार के अंदर पे कितने हैं, तो बोलना सर 200 रैपर ब्लू के होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के सही तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका पूरी जंग आपने जीत ली, पूरा मैथ्स को आपने कर लिया, ये बात आप समझ के रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा और आपने आई थिंक समझ लिया होगा। दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बता देता हूँ आपको भी, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर 5 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ये नंबर लिखा है, इवन और ऑड कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, इज कितना सर 16।
देन द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग विल बी, मतलब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं भाई, एक तरीका सिखाता हूँ ट्रेडिशनल वाला, क्या कि सर क्रमागत संख्या है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तीन तरीके सीख लेना है यहाँ पर। सबसे पहला तरीका, अगर मैंने पहली संख्या को x लिया है तो अगली कौन सी हो जाएगी सर, x+1 होगी, अगली कौन सी हो जाएगी x+2, फिर x+3, फिर x+4, कितनी हो गई। तो बोलना कुल 5 लगातार क्रमागत संख्याएं, क्या निकालना है, इनका औसत कितना देके रखा हुआ है, 16, कितनी संख्या सर 5 है, तो इन्हीं सभी का योग बटे कुल संख्या बराबर उसका एवरेज। क्या मिला सर, x प्लस एक, कितने बार x है सर, 5x है, 1 2 1 3 3 3 6 और 4 10, ठीक है। ये 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 माइनस क्या हो जाएगा, -10 वहाँ चले जाएगा। क्या बना सर, x बराबर 70/5, कितना हो गया 14, यानी कि ये नंबर क्या है सर 14, ये कितना है 15, ये कितना है 16, ये कितना है 17, ये कितना है 18। तो आपका नंबर बड़ा कौन सा हो जाएगा, 18 जो रहेगा 16 नंबर हो जाएगा। ये पहला तरीका। तरीका नंबर दूसरा, और प्लस में तरीका नंबर जो तीसरा होगा ना वो सबसे फेवरेट होगा आपका, ठीक है। तरीका नंबर 2 क्या बोलता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर तुम्हारे पास 5 संख्याएं हैं, एक को बीच में रख दो, बाकी 2 उसके बगल में, 2 उसके इधर बगल में रख दो। अगर मैंने इसको x मान लिया तो इसके बाद संख्या कौन सी हो जाएगी सर, इससे बाद बड़ी होगी x+1, उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी x+2, इसके पहले कौन सी हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, और उसके पहले कौन हो जाएगी, उससे 2 कम हो जाएगी, तो x-2। अब निकालना क्या है, औसत निकालना है ना, तो सबको प्लस कर दो, प्लस 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 प्लस, बटे कितना कर दो, 5 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, बचा ये, तो 5x/5 बराबर 16, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। अगर x बराबर 16 था गुरु, तो ये 16, ये 17, ये 18, पीछे गए तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, समझ में आ गया। तरीका नंबर दूसरा। तरीका नंबर तीसरा ये होता है कि जब भी आपके पास 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 3 हो, 9 हो, 11 हो, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास 5 संख्या हो, 7 यानी कि विषम नंबर में हो, विषम संख्या में तुम्हारे पास संख्या दी गई है 5 7 3 9 11 कुछ भी देके रखी है, और बोला और क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो हमेशा जो औसत होगा वो 20 का नंबर होगा, जो औसत होगा वो 20 का नंबर होगा। यानी कि मेरे पास कुल 1 2 3 4 5 संख्या है, क्रमागत है, हाँ है, 20 की संख्या, औसत कितना है 16, तो औसत 16 जो रहेगा वो 20 की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, तो 16 के बाद कितना 17 कर दो, उसका कितना 18, पहले कितना 15, उसके पहले कितना 14, तो तुम्हारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई 18, छोटी कौन सी हो गई 14 हो गई। यही अगर बड़ी संख्या होती, 7 संख्या होती और उसका औसत 16 होता, तो क्या होता, जो चौथी संख्या यानी कि जो 20 की संख्या होती वो 16 होती, उसके बाद 17 18 19, उसके पहले 15 14 और 13 ऐसे होता। तो दोबारा के लिए क्या करना, 5 संख्या देकर रखी, कोई दिक्कत नहीं सर, 16 जो रहेगा 20 का नंबर है, इसके बाद 2 नंबर और आएंगे यानी कि आपका 17 और आपका 18, इसके पहले 2 नंबर होंगे 15 और 14, बस खत्म कहानी। तुमने देखा क्वेश्चन को, तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मैंने हर तरह के लोगों को यहाँ पर केटर करने का प्रयास किया, जो बहुत बिगनर है उनके लिए ये, जो थोड़ा बहुत अच्छा जानते हैं उनके लिए ये, जो एकदम समझदार हो चुके हैं उनके लिए ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 18 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार और समझा दीजिए भाई, एक बार और क्या समझाऊँ, आपके पास यूट्यूब है जहाँ पे क्लासेज हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म पे है ही ना, वो तो लगातार चलते रहेगी, उसको तुम्हें बस क्लिक करना, मल्टीपल प्लेस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आता है तो आप अप्रोच कर लीजिएगा, तब मैं आपको समझा दूंगा फिर से। ठीक है, तो एक संपूर्ण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। दिमाग के अंदर पे पिक्चर बन जानी चाहिए। ठीक है, एक समकोण मतलब सभी भुजाएं क्या हो गई बराबर, सभी एंगल बराबर हो गए, उसका आधार और विकर्ण का जो अनुपात है वो कितना है 16, 4:5 है। तथा त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सवाल है, बताइए क्या होगा इसमें। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे कि सर डायगोनल लिखा हुआ है, विकर्ण लिखा हुआ है, तो एक बात तो तय हो गई कि सर किसी भी ट्राइंगल में डायगोनल तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेना, ये रहेगा आपका हाइपोटेनियस, यानी कि ये कर्ण, विकर्ण नहीं है, ये कर्ण है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कभी भी त्रिभुज ट्राइंगल में त्रिभुज में कभी भी आपके पास विकर्ण नहीं होता। ठीक, अगर आपने पॉलीगन पढ़ा है, बहुभुज पढ़ा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है तो n × n - 3/2 कर देना। ठीक है,
n इंटू n माइनस 3/2 कर देना, दुनिया के जितने भी बहुभुज हैं उन सभी में विकर्णों की संख्या हम निकाल सकते हो। उसकी शुरुआत होती है, विकर्ण जब पढ़ते भी हो तो कहाँ से होती है? चतुर्भुज से होती है। त्रिभुज में हमने कभी विकर्ण नहीं पढ़ा, तो ये विकर्ण नहीं, ये कर्ण रहेगा और ये हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक तो बात क्लियर है सर कि यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। वो किस तरह से होगा? वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर आपका ये बेस है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपका आधार है और ये आपका क्या है? लंब रहेगा। ठीक, अब यहीं पर इसको अगर नाम दे दो आप तो ये हो जाएगा सर A, ये B, ये C। ठीक है, तो क्या बोला? आधार और कर्ण का अनुपात, यानी कि जो BC है रेशो AC का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5। क्वेश्चन में देके रखा हुआ है भाई, ध्यान दीजिएगा। और इसका परिमाप, परिमाप क्या हो जाता है सर? पूरे को जोड़ने को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। यानी कि P, ये B और ये H, यानी कि P प्लस B प्लस H बराबर कितना? तो बोलना 48 सेंटीमीटर। ये हमको देके रखा है परिमाप। परिमाप मतलब सभी उसकी भुजाओं का योग। अब बोल रहा है तुमको बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने ट्राइंगल देखा, राइट एंगल ट्राइंगल देखा, समकोण त्रिभुज देखा, तो आपको क्या समझ में आ गया? भैया यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे इसको तो निकालना पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो क्या मिला मुझे? BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BC की वैल्यू आ गई सर आपकी 4x, ये कितनी हो गई? 5x। निकालना क्या है मुझे? अब मुझे निकालना है AB की वैल्यू निकालना। निकाल देते क्या? निकाल सकते हैं सर, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। h कितना है? तो बोला सर h है 5x, इसका होल स्क्वायर बराबर p मतलब कितना? मुझे नहीं पता ना सर, निकालना पड़ेगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? तो बोलेंगे 25x² में सॉल्व करो, आंसर मुझे पता है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 3x ही आने वाला है, इज इक्वल टू p², क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये हो जाएगा आपका 16x²। यहाँ पे फेंक दो इसको, कितना बन जाएगा? 9x² बराबर p², तो ये बन जाएगा p बराबर 3x। आई होप इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3x इसकी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि विकर्ण के बारे में बता के रखा हुआ है सर, तो 3 4 और 5 यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 48। तो 5 4 9 और 3 12, 12x बराबर 48। तो x का मान कितना आ जाएगा? तो बोलना x का मान आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जब x की वैल्यू 4 मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 12, ये कितना हो जाएगा? 4 × 4 16, ये कितना हो जाएगा? 20। अब मुझे निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये पता है क्या? हाँ पता है सर, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर। बेस कितना है? तो बोला सर बेस है 16, परपेंडिकुलर कितना है दोस्त? तो ये है 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 8, 12 × 8 कितना हो जाएगा? 96। कहीं लिखा हुआ है कि 96? तो बोलना हाँ लिखा है सर, ऑप्शन नंबर बी पे। समझ में आ गई? क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन में तुम्हें इस टॉपिक के मतलब समलंब चतुर्भुज के समकोण त्रिभुज के तुम्हें सारे पैंतरे अपनाने। तुम्हें पेरीमीटर के बारे में भी सोचना है, तुम्हें एरिया के बारे में भी सोचना है और तुम्हें उसके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी सोचना है दोस्त। तो ये सब चीज़ सोचने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको एक आंसर मिलेगा और वो क्या है? 96। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन रहा ये वाला। वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होएगा वो कौन सी होएगी? ठीक है, वो कौन सी होगी? बहुत सिंपल आसान सवाल है। तो एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स हमेशा के लिए कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी में मैथ्स एक सिलेबस का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि आपको अपने पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे, कम से कम लेकर अभी के हिसाब से 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर अगर आपको मुँह ज़बानी याद है, इसका मतलब कि आप 2 से 3 क्वेश्चन में ना अपना टाइम बहुत यूटिलाइज कर ले रहे हो। टाइम सेव करना, एग्जाम का गेम पता है क्या है? एग्जाम में अगर तुम्हें जो क्वेश्चन मिलते हैं ना, तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिंदास बैठ के, वो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने में समय बहुत लग जाएगा। और एग्जाम जो है वो पूरा खेल समय का है। तुम उसी क्वेश्चन को जिस पे बाकी लोग बहुत वक्त लेते हैं, उसी क्वेश्चन में तुम कम समय कैसे ले पाते हो, ये तुम्हारी मेहनत दर्शाता है और यही एग्जामिनर को चाहिए होता है और वो तुमको फिर क्लियर कर देता है। तो सीधी सी बात है, टाइम हमको सेव करना है, उसके लिए आपको ये चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या जो मैं 1018 पे जोड़ दूँ तो वो क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। ए नंबर विच इज अ स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या और परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है,
अब 1000 कुछ कुछ दिख रहा है ना मुझे ये, तो 1000 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यहाँ से मुझे पता है कितना है 900। 900 जो है ना वो सर एक पूर्ण वर्ग संख्या, किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है सर 30 का वर्ग है ये, तो कहीं ना कहीं जो संख्या आएगी वो 30 के आसपास ही नजर आनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर जोड़ूँ 31 का स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे बताओ 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 900 में कुछ आएगा, क्योंकि 1000 पर नहीं आएगा। तो इसके बाद आता है 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या वो 1024 है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 है, जो कि 32 का वर्ग होती है। यानी कि अगर मुझे 1018 को अगर मुझे 1024 बनाना है तो दोस्त इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो न्यूनतम संख्या कितनी जुड़ेगी, 6 ही जुड़ेगी सर, तभी जाके क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। अगर तुमको ये नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, क्या करो 1018 प्लस 5 करो, 1018 प्लस 4 करो, 1018 प्लस 7 करो, कितना मिलेगा, तो बोला सर ये मिलेगा 1023, ये कितना मिलेगा 1022, ये कितना मिलेगा 1025। ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जो वर्ग होता है सर, वर्ग 1 का वर्ग 1, फिर 4, 2 का 3 का 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। मैंने देखा सर ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्या है, और सभी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके इकाई अंक में या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ये हमेशा आएंगे। लेकिन किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में सर 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। यहाँ पर 3 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी। 1025 क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगी, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा है ना, तो 30 से ज़्यादा मतलब 35 होगा। 35 का वर्ग कैसे निकालोगे, तो क्या करना है सर, 5 का वर्ग हो गया 25, और 3 के बाद कितना आता है बेटा, बोला सर 4 आता है ना, तो दोनों गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1225, यानी कि 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 1225, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बचा हुआ एक ही है और 6 वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यूँ समझ लो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, मैंने आपको सिर्फ 2 तरीके बताए। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं, शर्त बस एक ही होती है, प्रैक्टिस कर लो तगड़ के। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप सारे क्वेश्चन को जितने बार चाहें, जैसे चाहें, जितने तरीके चाहें उसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा ही आसान सवाल कि एक संख्या x, अब यहां पर एक फॉर्मूला लेके चले जाओगे। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरी गारंटी, ठप्पा मार के साइन मार दूंगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा। ठीक है, क्या बोलता है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या से कितने प्रतिशत कम होगा। ये इफ अ नंबर x is 25% more than the other number y, then y how much percent it will be less than the number y। ठीक है, क्या समझ में आ गया इसमें। x जो है वो y से कितना ज़्यादा है, तो सर 25% ज़्यादा है, तो y जो है वो x से कितना परसेंटेज कम होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, कितना परसेंटेज कम होगा तुमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन x किससे, y से, y से तुलना किससे हो रही है, y से हो रही है। कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है ना, तो y से जिससे तुलना होती है उसको मैंने मान लिया। तो भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितनी, तुम 100 हो, कोई नंबर दिया नहीं तो मान लो तुम्हारी मर्जी है। y को ने मान लिया 100 है, तो x कितना हो जाएगा सर, इससे 25% ज़्यादा, इससे ज़्यादा मतलब प्लस, कितना ज़्यादा 25%, किसका 25%, 100 का 25%, 100 का 25 का कितना होता है 25 ही होता है ना, तो x का मान कितना हो गया सर, ये 125 हो गया, 125 हो गया। तो क्लियर क्या हो गया, x जो है वो 125 है और y जो है वो 100 है, तो y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कम है किससे, y जो है x से, किससे बोल रहा है, x से, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, आधार पे, बेस पे क्या आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा। कितना अंतर दोनों के बीच में सर, 25 का अंतर दिखाई दे रहा है, 100 है और 125 है ना, तो ये कितना हो जाएगा अंतर, कितना 25। कितना प्रतिशत कम है बोल रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा 100 करना पड़ता है। कितना हो जाएगा सर, 1/5, ये हो जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा 20% कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका तो सुन लिया आपने, तरीका नंबर 2 देख लो। यदि एक 25% ज़्यादा है, अधिक है, तो अगला जो रहेगा वो कितना प्रतिशत कम होगा ये निकालना है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ये
जो संख्या है वो बटे क्या करोगे, इसी में 100 + 25 कर दो और गुना 100 कर दो गुरु, क्लियर हो जाएगा। तो कितना मिला, 25/125 गुणा 100, ये आ जाएगा 20%। अपने आप निकल गया, आंसर आपका याद चुका है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है ना, फिर भी मैं तुमको बना रहा हूँ, अगर ये 25% कम होता तो वो कितना प्रतिशत, देखो ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा, ऐसी सिचुएशन में क्या लिखते, 25 बटे कितना 100, ये कम है ना, तो यहाँ पर -25 गुणा 100 करते हैं। तो ये कुछ और होता, बट क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ये वाला क्वेश्चन है तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। बट अगर क्वेश्चन रिवर्स में आता तो आप ये करते, अगर ये बोलता कि x दूसरी संख्या से 25% कम है तो y उससे कितना ज़्यादा होगा, तब के लिए हम ये चीज़ पूछते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला सवाल ये रहा। The largest angle of that triangle will be of its side 7 cm, 5 cm, 3 cm। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाओं की लंबाई 7, 5 और 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छे लेवल का सवाल दिया गया है, बताइए क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर पर ये भुजाएं उसकी देखिए रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ना साइन और कोसाइन दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उस तरह के फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने, मैं आपको सिखाता हूँ इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक, आपने बना लिया एक ट्रायंगल, क्योंकि आपसे ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है। ट्रायंगल कैसा है सर, एक स्केलेन ट्रायंगल ना, तो ये अगर ए है, ये बी है सर, और ये सी है, तीन भुजा। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आखिरी सवाल भी है इस सेशन का, इस पार्ट का, आगे और सवाल करने मिलेंगे अपने को। तो ये ए बी सी, सबसे बड़ी साइड में मान लें सर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, याद रखना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी के अपोजिट में जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ये वाली, तो उसका जो एंगल होगा क्या रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। सर कौन सा रहेगा, ये रहेगा। यानी कि हमें क्या निकालना है सर, कॉस का फॉर्म लगाऊंगा, कॉस सी बराबर, तो जिसके अपोजिट में है ना, मतलब जिसको निकालना है उसको छोड़ के उसका स्क्वायर कर दो, a² + b² माइनस सी, क्यों, इसके अपोजिट में ये है ना, तो -c²। ठीक है, बटे क्या आ जाएगा, तो बोलना ये आ जाएगा 2ab, तो a² + b² माइनस c² / 2ab। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, c रहेगा। चलो, ये c के अपोजिट में करके c है, ये c है, ये b के अपोजिट में करके ये b है, ये a के विपरीत करके ये a है। क्लियर रखना इस बात को। ठीक है, तो a² कितना, तो बोला सर a हमने क्या माना हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 9²। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलना माइनस हो जाएगा 49, बटे कितना हो जाएगा 2ab, a × b 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो cos c का वैल्यू कितना आएगा दोस्त, मतलब cos c का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा -15 बटे 30, यानी कि कितना आ जाएगा -1/2। कितना वैल्यू आ जाएगा, -1/2 वैल्यू आएगा। ठीक है, -1/2 वैल्यू आएगा। अब आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये बात समझ में आता है कि हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 वाला पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस वाला पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव हैं और कॉस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ नहीं आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 डिग्री तक तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। जो वैल्यू यहाँ क्या आएगा, कॉस की नेगेटिव कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। और कॉस की वैल्यू 6 ये कब आती है, 1/2 कब आती है, तो हमें पता है सर कॉस की वैल्यू कब आती है, तो कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये, तो बोला सर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा सर यहाँ पर, ये आएगा आपका कहाँ पर आ रहा है, ये 120 डिग्री, सॉरी 1/2 कहाँ पर आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री पे आपकी वैल्यू आएगी। कितना आएगी, 120 डिग्री पे आपकी वैल्यू आपको मिलेगी दिखने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो था ये कॉस और कोसाइन और साइन फॉर्मूले के बेसिस पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस सेशन को, ऐसे सेशन को देखते देखते में आप कुछ ना कुछ एक नया सीख लोगे और वो एग्जाम में अप्लाई कर दोगे, तो बाकियों से आप 2 कदम आगे चले जाओगे। ठीक है, तो जहाँ मुझे 1 कदम भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, तो यहाँ तो 2 कदम आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल सेशन को देखिएगा, अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कमेंट बता दें सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको रिपीट करके समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।